नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के स्टूडेंट लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट आपके विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरा पेपर में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूँ। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी मैं साथ में लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज्यादा शेयर और लाइक करें। विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी कक्षा 8 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ईंधन के उष्मीयमान का जो मात्रक है वो क्या होगा। तो आपको बताना है कि ईंधन की उष्मीयमान का मात्रक क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन द रहेगा केजी और केजे। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम है, तो सीएनजी का पूरा नाम क्या विद्यार्थियों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। येलो डाटा पुस्तक, व्हाइट डाटा पुस्तक, ब्लैक डाटा पुस्तक या रेड डाटा पुस्तक। तो विद्यार्थियों उसे रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है, ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है आहार नाल के द्वारा, जीभ के द्वारा, कंठ के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, कंठ के द्वारा मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के इधर उधर या फिर आगे पीछे की गति को कहते हैं तो उसे कंपन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपन। अगला है कि जल के विद्युत अपघटक के द्वारा धन टर्मिनल पर प्राप्त होने वाली गैस है, तो इसमें जो प्राप्त होने वाली गैस है वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी, ऑप्शन द आपका सही आंसर। अगला है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं, तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग, केंद्रीय का मतलब है सबसे आंतरिक भाग, तो उसको आंतरिक क्रोड के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा पृथ्वी की 3 परतें हैं, एक तो है परपट्टी, ठीक है, और दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। तो क्रोड में भी आंतरिक क्रोड यानी आंतरिक क्रोड है, ये सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है। अगला है कि तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं, तो तरलों के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर। इस तरह से आपके इस बार 8 ऑप्शन के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के स्रोत बताने हैं, यानी दूध कहाँ से प्राप्त होता है, मांस कहाँ से प्राप्त होता है, शहद और कॉड लिवर और तेल, इन सभी के स्रोत आपको बताने हैं। अगला है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो जीवाणु है ये स्पाइटल जो जीवाणु और शरनुमा जो जीवाणु है वहां से प्राप्त होते हैं। कवक है वो पेनिसिलियम और एस्पर जो जिलम है वहां से प्राप्त होता है। प्रोटोजोआ पैरामीशियम और अमीबा से प्राप्त होता है और शैवाल है ये। इस तरह से इनके सभी के बारे में आप याद कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न, 11वें में 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। 11वें में इस बार आपके 2 प्रश्न आएंगे। एक तो आएगा, कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे कार्बनीकरण कहते हैं, यानी जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उसके द्वारा जो कोयले में वो बदलता है, तो मृत वनस्पति है वो कोयले में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। और फिर उसके बाद में इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा, कोक कैसा पदार्थ है, तो कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कौन, कोक है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। अगला है, घर्षण किस प्रकार ऊष्मा पैदा करता है, कोई 2 कारण लिखिए। घर्षण का मतलब क्या होता है, जो घिसना, वो ऊष्मा कैसे पैदा करता है, ऊष्मा का मतलब है गर्मी। तो इसमें देखिए, हाथों को परस्पर रगड़ने से गर्म हो जाते हैं, यानी हाथों को अपन रगड़ते हैं तेजी से तो वो गर्म हो जाते हैं, और माचिस की तीली रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है, ये घर्षण के कारण ही होता है। माचिस की तीली अपन रगड़ते हैं तो आग पकड़ लेती है। फिर उसके बाद में आपको मिलान करना है, इसमें मैंने स्पेस देना थोड़ा सा भूल गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कटाई, निराई, भंडारण और थ्रेसिंग, ठीक है ना। जो कटाई है वो क्या कहते हैं, फसल को काटने की जो प्रक्रिया है उसे कटाई कहते हैं, 100 नंबर से मिलान करना है। निराई का मतलब खरपतवार को निकालना निराई कहते हैं। थ्रेसिंग मतलब फसल को अलग करना, और भंडारण फसलों को एकत्रित करने की प्रक्रिया। इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। अगला है, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रतिजैविक अपनी साधारण भाषा में अपन बोले तो जो दवाइयां होती हैं जो अपन लेते हैं तो वही प्रतिजैविक होती है। क्या दवाई अपन लेते हैं, जैसे बुखार आता वगैरह वगैरह, तो ये सभी दवाइयां क्या है, प्रतिजैविक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रतिजैविक की आप परिभाषा लिखना चाहे तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, इस प्रकार की औषधियां प्रतिजैविक कहलाती हैं। आपको ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या फिर उनकी वृद्धि को रोक देती है, इस प्रकार की औषधि है वो प्रतिजैविक कहलाती है। जैसे कि स्ट्रोपमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन प्रमुख प्रतिजैविक है। इन्हें लेते समय सावधानी क्या रखनी चाहिए, ये दवाइयां लेते हैं तो उनको सावधानी क्या रखनी चाहिए, प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। ये दवाई है वो क्या, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाओं का कोर्स पूरा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार आप स्वस्थ हो जाए तो फिर ऐसे में फिर से आप छोड़ दें उनको बीच में। फिर इसके बाद में सत्य और असत्य वाला प्रश्न रहेगा, आराम से बता सकते हैं। जैसे कि ऐसे पदार्थ जो पूर्ण दहन करने पर उष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पूर्ण दहन होने पे वो उष्मा देते हैं तो वो ईंधन कहलाते हैं। कोयला जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है। कोयले को 1000 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक पर गर्म करने का प्रक्रमण कहलाता है, ये सही बात है, प्रक्रमण कहलाता है। और अगला है कि पेट्रोलियम से अशुद्धियों को दूर करने तथा प्रयासों को पृथक करने का प्रक्रम प्रेसकरण कहलाता है, बिल्कुल सही है, इसे प्रेसकरण कहते हैं। 16 प्रश्न देखिए, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। नहीं कह सकते अपन, तो इसका उत्तर होगा नहीं। जंग लगने की प्रक्रिया को धातु भातरण की ऑक्सीजन व नमी की क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है जो पृष्ठ पर दिखाई देती है, जबकि दहन प्रक्रम में वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ठीक है। तो क्या जंग को अपन दहन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जंग है वो क्या होता है, वातावरण के साथ में ऑक्सीजन और नमी की क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है जो कि अपन को उनके पृष्ठ पे दिखाई देती है, जबकि दहन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। दहन एक तीव्र प्रक्रिया है, जबकि जंग लगना धीमी प्रक्रिया। दहन है वो फटाफट हो जाता है, जबकि जंग लगना है वो धीमे धीमे यानी धीमी प्रक्रिया है। साथ ही दहन है वो उष्मा के साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है। दहन है वो उष्मा तो करता ही करता है, यानी गर्मी तो देता ही रहता है, साथ ही ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग केवल उष्मा उत्पन्न करता है। इस कारण से जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता है।
17वां प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे आपके। स्पीसीज को परिभाषित कीजिए और अभयारण्य से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले स्पीसीज, सजीवों के विशिष्ट समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे के अंतर्गत अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं, स्पीसीज कहलाती है। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को भी प्रकार से विक्षोभ से सुरक्षित रखते हैं, उसे अभयारण्य कहते हैं। सीधी भाषा में बोले तो अभयारण्य वह स्थान है जहाँ पर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, ये आपको लिखना है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें ये सब दे रखे हैं, इनमें से आपको खाली जगह को भरना है। तो आराम से आप भर सकते हैं, देखिए। 19वां प्रश्न है, बल के 4 प्रयोग आपको लिखने हैं। जैसे किसी रुकी हुई वस्तु को गतिशील बनाया जा सकता है, गतिशील वस्तु की साल को परिवर्तित किया जा सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है, किसी वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बल वाला, अच्छे से याद कर लेना। अगला है, यदि घर्षण न हो तो यह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो ये 6 पॉइंट है, आपको याद कर लेने हैं। 21वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत 2 प्रश्न आएंगे। बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है और किन द्रव्यों के द्वारा विद्युत का चालन किया जा सकता है। तो दोनों को अच्छे से आपको याद करना है। 22वां प्रश्न, यदि वो समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी गई मोमबत्ती के बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करनी है। 23वां प्रश्न है, इसके अंतर्गत आपके 3 प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला है, सड़क की स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। वाहन चलाते समय सुरक्षा के किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। लैंगिक जन्म क्या है, ये कैसे होता है, इसके महत्व को आपको बताना है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न विषु को आपके कानों तक कैसे पहुंचता है, वो आपको बताना है। अथवा में भी ऑप्शन रहेगा, अच्छे से आप देख लीजिए। 24वां प्रश्न है, किशोरावस्था व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। और अथवा में ऑप्शन भी रहेगा, इसमें किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। तो इस तरह से ये 24वां प्रश्न है। और 25वां प्रश्न, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता हो। प्रकाश के परावर्तन को किसी क्रियाकलाप द्वारा आपको समझाना है। अथवा ऑप्शन रहेगा, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या करनी है। और जो इसमें सेकंड प्रश्न रहेगा, नेत्र में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। लास्ट वाले प्रश्न बड़े हैं तो इनके उत्तर मैंने नहीं बताए हैं। अगर इनके भी आंसर आपको सही तो जरूर कमेंट में लिखिए, मैं पूरा उत्तर सही ये भी बताने वाला हूँ। और